एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया है और इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि चार्ज के बारे में। चार्ज जो होते हैं वो सेम चार्ज रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्ज अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और क्वांटाइजेशन चार्ज के बारे में हमने बात किया था। उसके बाद बात करते हैं हम कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ, देखिए दो चार्जेस हमने लिए और ये दोनों चार्जेस अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, लेकिन ठीक है यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर कितने फोर्स के साथ या अगर कितने फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स का अमाउंट क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे पता कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका नेचर कैसा है, ओके, यानी कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और साथों साथ इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जिससे कि ये पूरा आपको क्लियर हो जाए, राइट। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए दो चार्जेस हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, चाहे कितनी भी दूरी पे हो, चाहे बहुत नज़दीक हो, चाहे बहुत ही दूर हो, तब भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। लेकिन ये फोर्स का मैग्नीट्यूड जानने के लिए हम क्या करते हैं, वो मैग्नीट्यूड हमें बताया जाता है कूलॉम्स लॉ के थ्रू। हम दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें कूलॉम्स लॉ हमें इसके बारे में जानकारी देता है। कूलॉम्स लॉ ही दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उसको बताता है, ठीक है। तो ये कूलॉम्स लॉ बेसिकली क्या है कि ये देखिए किसी भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट को लेते हैं, उनके ऊपर फोर्स लगता है एक दूसरे की वजह से। एक हो सकता है एक डिस्क लिया, दूसरा रॉड लिया, हो सकता है दोनों डिस्क लिया, हो सकता है दोनों स्फीयर लिया, हो सकता है एक रॉड लिया और एक पॉइंट मास ले लिया, एक डिस्क ले लिया, एक पॉइंट मास ले लिया। तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो फोर्स जो है वो कितना होगा ये आप कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड आपको कूलॉम्स लॉ इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देगा। तो कूलॉम्स लॉ ये बोलता है कि दो पॉइंट चार्जेस, देखिए ये कूलॉम्स लॉ डिफाइन किया गया है किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए। यहाँ पे याद रखिएगा, पॉइंट चार्जेस के लिए दो पॉइंट चार्जेस अगर कुछ दूरी r डिस्टेंस पे है तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे बोलो कि पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे क्या इसमें डिस्क तो पॉइंट चार्ज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, क्या उसमें नहीं लगेगा? उसमें हम निकाल सकते हैं इसका हेल्प लेके। ये फॉर्मूला डिफाइन किया गया सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, राइट। और इसका हेल्प लेके हम क्या कर सकते हैं कि डिस्क और दो डिस्क के बीच में निकालना हो या दो रॉड के बीच में निकालना हो, एक डिस्क और रॉड के बारे में के बीच में फोर्स निकालना हो तो निकाल सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला डिफाइन किया गया है पॉइंट चार्जेस के लिए, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट चार्ज के लिए ही ये फॉर्मूला डिफाइन किया गया है, इसी का हेल्प लेके हम किसी का भी निकाल सकते हैं। दो पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 R के बीच का डिस्टेंस R है, ये चार्जेस इनके प्लस माइनस हो सकते हैं। अब इनके बीच के जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स जो होगा वो इनके चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये दोनों कंबाइन करेंगे, फोर्स जो है वो दोनों के बीच के जो चार्ज है उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट एक यूज कर लेते हैं और ये कांस्टेंट कैसे आता है तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये आता है कि भाई इतना ही कांस्टेंट होना चाहिए और वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, राइट। ये फोर्स है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है आपको। ये फोर्स मतलब इतना फोर्स लगेगा अगर दो पॉइंट चार्जेस होंगे। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन की और उसके बाद ये भी बात करेंगे हम कि ये कांस्टेंट के बारे में और इसके बारे में बात करेंगे भाई ये दोनों के बीच में फोर्स लगने वाला जो फोर्स है अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, राइट। तो देखिए ये अगर मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू समझाऊं, देखिए फॉर्मूले के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि दोनों जो फोर्स इसके बीच में लग रहा है वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन सिर्फ अगर मैं डायग्राम के थ्रू देखूं तो देखिए अगर दोनों सेम नेचर के यानी कि दोनों प्लस है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। अगर मान लीजिए तो ये दो प्लस लिया मैंने और ये माइनस लिया होता और यहाँ पे माइनस लिया होता तो ये तब भी ये रिपेल करता है एक दूसरे को। अगर ये प्लस है और माइनस है दूसरा तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। इनमें से कोई सा यानी कि इनके बीच का जो है नेचर अगर उल्टा है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या पे समझ में आ गई बात? दूसरा बात ये है कि देखिए ये जो फोर्स है
ये इनके बीच में जो है, ये जो फॉर्मूला, जो फोर्स दिया गया, ये वाला फोर्स दिया गया, ये या ऐसे बोलो कि ये जो कांस्टेंट दिया गया, ये कांस्टेंट किसके लिए दिया गया, ये तब दिया गया जब इसके बीच में वैक्यूम हो। वैक्यूम, और देखिए वैक्यूम और एयर ही यहाँ पे रखते हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, मतलब कि ये फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा अगर एयर रखोगे, लेकिन फिर भी हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि जो वैक्यूम में फोर्स लगेगा वही एयर में भी लगेगा। मतलब इन दो चार्ज के बीच में अगर वैक्यूम है तो जो फोर्स लगेगा वही इन दोनों के बीच में, जो अगर कोई एयर है तो अभी एयर में भी उतना ही फोर्स लगेगा, ऐसा मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ओके, लेकिन एक्चुअल में ये है कि अगर ये वैक्यूम के लिए फॉर्मूला दिया जाता है और अगर इसमें एयर है इन दोनों के बीच में तो थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा कम होता है, राइट। तो ये कुल मान के हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में एयर भी है तो ऑलमोस्ट उतना ही फोर्स लगता है। अब बात करते हैं कि इसके बीच में आपने क्या किया कि कोई दूसरा आपने कुछ भी डाल दिया, वाटर ही डाल दिया इसके बीच में। दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में आपने कोई मीडियम चेंज कर दिया। क्या डाल सकते हो, तो वाटर डाल दिया आपने, या लकड़ी के बुरादे डाल दिए, या आपने इसके बीच में दोनों चार्जेस के बीच में दीवार खड़ी कर दी, ठीक है, या कुछ भी मतलब मोमबत्ती के पाउडर डाल दिए, यहाँ पे कुछ भी नारियल के पाउडर डाल दिए, कुछ भी डाल दिया, इसके बीच में कंक्रीट खड़ी कर दी, कुछ भी कर सकते हो। तो क्या होगा कि ये इनके बीच में जो फोर्स है ये फोर्स चेंज हो जाता है, घट जाता है, ये घट जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू घट जाएगी। क्यों घटती है इसके बारे में हम जो है कुछ समय बाद अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम वहाँ पे कुछ और दूसरे टॉपिक हम समझ जाएंगे इसके बारे में, तो वहाँ पे और आप अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। वहाँ पे हम सब छापाएंगे आपको और आपको अच्छे से समझ पाओगे। तो अगर यहाँ पे कुछ किसके बीच में मीडियम है, कुछ मीडियम आपने डाल दिया, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो फोर्स कम हो जाएगा और फोर्स जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन खाली होगा। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखा है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, वैक्यूम इसको बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इसको बोलते हैं इसको। लेकिन अगर कोई मीडियम यहाँ पे डाल दिया तो ये जो है ना, ये इसका परमिटिविटी चेंज हो जाता है और उसकी वजह से, और यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन की वैल्यू जो आएगी वो कुछ समथिंग मान लीजिए कि एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन R क्या है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं ER को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में कब जान पाओगे, जब थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ और भी आए टॉपिक्स होंगे, उसके बाद आप कवर कर पाओगे। कुल मिला के यही है कि जब इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, और 1 से बड़ी होती है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब है ना एप्सिलॉन से बड़ी होगी, यानी ये वैल्यू बड़ी होगी पहले से, तो ये जब वैल्यू बड़ी होगी तो ये वाला वैल्यू छोटा हो जाएगा, मतलब फोर्स जो लगेगा वो छोटा हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा अगर इनके बीच में कुछ मीडियम आप रखते हो तो एयर या वैक्यूम के अलावा। तो ये सारी चीजें इन्होंने ये दी है, ये दे रखा। अच्छा, उसमें बाद ये सारी चीजें, और इसकी वैल्यू जो है, किसकी वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी को k के रूप में, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आया, इसी को हम लिखते हैं कुछ k के रूप में इन्होंने दिखा दिया है ये k, और इसकी वैल्यू जो है वो आई है 9 × 10⁹। ओके, ये इतनी वैल्यू आती है, इसको याद करके रखिएगा तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, बार बार इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। खाली सिर्फ अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो, एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना चाहो, तो एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप याद रखिए 6.67 × 10⁻11। ये देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी इतनी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो आएगी वो 8.85 × 10⁻12। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, वैक्यूम क्या जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू इतनी है, राइट। दूसरा बात करते हैं कि देखिए ये तो आपने मैग्नीट्यूड जान लिया, और मैग्नीट्यूड जान लिया कि भाई ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना लगेगा, 2 पॉइंट मासेस के 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा। ओके, अब बोलोगे सर मैं तो एक रॉड और एक पॉइंट मास, एक रॉड और एक डिस्क के बारे में जानना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप ये पॉइंट चार्जेस का जो फॉर्मूला है उसको हम यूज करके हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हमें
वो वैल्यू मिल जाती है, राइट। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन, देखिए जो मैंने दिया आपको वो फॉर्मूला कैसा था, तो फॉर्मूला आपको ध्यान दिया होगा वो स्केलर फॉर्म में था, इस तरह लाइक इस तरह का, मतलब F इक्वल टू क्या था 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ऐसे था, ठीक है। अब ये स्केलर फॉर्म में था, आप बोलोगे कि सर वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा, मतलब कि फॉर्मूले में ही फॉर्मूला ही कुछ ऐसा हो जाए हमारे पास, फॉर्मूला इस तरह का इस्तेमाल कर दूं कि उसी से हमें इसका डायरेक्शन भी पता चल जाए, वेक्टर के फॉर्म में हमें पता चल जाता है। देखिए बात करते हैं कि उसके लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए वेक्टर फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल। उसके लिए आपको एक चीज छोटा सा मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि एक पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ओरिजिन से जो ज्वाइन कर दोगे तो ये है पोजीशन वेक्टर R, ठीक है। तो इसका वेक्टर मतलब इसका ये वाला माइनस ये दिस, तो इसको आप इसका पोजीशन वेक्टर बोलते हो, ठीक है। तो ये बोलता हूँ। अब ये एक दूसरा ये पॉइंट लेता हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हो, सपोज करो इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है ना, इसका R1 है इसका R2 है, तो ये R2 है और ये R1 और R2 है। अगर मैं बोलता हूँ कोई वेक्टर है जो R1 से R2 को जा रहा है, कोई वेक्टर है जो R1 से R2 को जा रहा है, कैसे लिखोगे R1 to R2 ये, और ये वेक्टर कैसे निकालोगे R कैसे निकालोगे, यानी कि ये वेक्टर जो R1 से R2 को जा रहा है, तो R2 यानी कि R2 माइनस R1 वेक्टर, ये वेक्टर जो है ये इस तरह का कर सकते हो, R2 माइनस R1 ये वेक्टर आपको यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं हम, राइट। मतलब कि ये क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हो 2 1 R2 1, ओके। तो R2 यानी कि R2 माइनस R1 वेक्टर ये आएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे इस पे अब इसको रिमाइंड इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला आपका, राइट। यहाँ पे देखिए एक सपोज करिए, थोड़ा सा आपको सपोज करिए कि आपके पास चार्ज है, इसी को मैं कर देता हूँ। सपोज करिए कि यहाँ पे कोई इसको ऐसे ले लीजिए, आप इसको एक्सिस ले लीजिए, एक्सिस मान लीजिए कौन सा एक्स एक्सिस, और इसको मान लीजिए ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब अगर मैं बोलता हूँ कि देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2 पे 1 की वजह से लगने वाला फोर्स, ये है 1 और ये है 2, यानी कैसे बोल सकते हो, यहाँ पे Q1 रखा हुआ है और यहाँ Q2 रखा हुआ है, तो 2 पे 1 की वजह से लगने वाला फोर्स हमें चाहिए, राइट। 2 पे 1 की वजह से लगने वाला फोर्स चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो रिपेल करेगा, और दोनों अगर नेगेटिव हुए तब भी रिपेल करेगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्ट करेगा। इतना समझ में आती बात, यही चीजों को यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर दोनों Q1 Q2 पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें रिपेल होगा। और यहाँ पे अगर दोनों में Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, यानी कि दोनों में से कोई सा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा और उस समय अट्रैक्टिव फोर्स होगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स आया, फोर्स F दैट इज इक्वल फोर्स, ये कैसे हम लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए ये तो मैग्नीट्यूड है, राइट। फोर्स जो लिखते हो उसमें क्या होता है, कोई भी वेक्टर लिखते हो उसमें क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड आपका सामने है, डायरेक्शन भी लिख दे, डायरेक्शन कौन सा है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन कौन सा है, तो डायरेक्शन ये है। अगर मैं बात करूँ ये वाला डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ये इसका डायरेक्शन है, मतलब कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है कौन सा है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन ही फोर्स का डायरेक्शन है। तो अगर मैं ये डायरेक्शन निकाल दूं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हो, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए हम उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो ये इसका मतलब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, उसके लिए ये आप इसका ये वेक्टर निकाल लीजिए और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। मतलब हमें इसका 2 1 वेक्टर 2 1 ये वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वो वेक्टर निकाल दीजिए 2 और 1 का, और डिवाइड बाई 2 1 ये आप कर लीजिए, 2 1 का जो वेक्टर निकाल लीजिए डिवाइड बाई उसका यूनिट वेक्टर से, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो ये आपका यूनिट वेक्टर निकल आएगा और वो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1, राइट।
किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, राइट। तो मैग्नीट्यूड ये क्या है, यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ये आपका यहाँ से कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या है, तो भाई 2 1 वेक्टर 2 1 कौन सा है, तो 2 वेक्टर 2 माइनस वेक्टर 1, ये आपका यहाँ पे चीजें आ जाएंगी। और वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको ये यूनिट वेक्टर एक बार आ गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना एक चीज का ध्यान रखना, क्या, तो इसमें ये जो फॉर्मूला लगाया ना, ये फॉर्मूला दोनों भाई पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो या एक पॉजिटिव नेगेटिव हो, सबके लिए सेम फॉर्मूला आएगा। एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो क्या, तो जो Q1 और Q2 जो चार्ज रखेंगे ये दोनों विद साइन, Q1 और Q2 जो है वो साइन के साथ रखना है। साइन क्या मतलब, अगर चार्ज का जो भी साइन हो, मतलब पॉजिटिव है एक नेगेटिव है या पॉजिटिव है नेगेटिव है नेगेटिव, तो उसको यहाँ पे कंसीडर करना है, राइट। एक चीज ये तो आपका आ गया, कौन सा आ गया, ये फोर्स आया ये 1 की वजह से 2 पे, तो बेसिकली ये आ गया 2 पे 1 की वजह से फोर्स। और आपको पता है कि हमेशा फोर्स जो होते हो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अगर इसमें इसके ऊपर लगाया तो ये इसके ऊपर लगाएगा, मतलब आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो 2 1 इक्वल टू F12, ठीक है, F12, या तो माइनस यहाँ पे लिखने पड़ेगा क्योंकि अपोजिट है, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे, तो ये इस पे जो फोर्स लगाया वही है इक्वल फोर्स इस पे लगाएगा। या फिर अगर आप बोलोगे नहीं सर मैं तो इस फॉर्म में लिखूंगा, तो लिखो, कैसे लिखोगे, तो अभी जैसा अभी मैंने बताया इसको रिवाइज कर देता हूँ, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। वो कैसे भाई, देखिए अभी आपके सामने आ जाएगा। तो हमें इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगाना है, यानी ये फोर्स लगाना है, F12 चाहिए आपको, तो इसका मैग्नीट्यूड 1.4570 Q1 Q2 डिवाइड बाय R, ये R इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस है वो है R², राइट, इनटू जो इनके बीच का यूनिट वेक्टर, मतलब कि ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन तो वही है जो इसका डायरेक्शन है, राइट, तो इसका डायरेक्शन है, तो ये R21 डिवाइड बाय ये जो है आपका वेक्टर, दिस इज डिवाइड बाय R21, ये आएगा, ओके, R21, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। और ये जो वैल्यू आएगी, मतलब ये डायरेक्शन आएगा। अच्छा, ये जो आया आपका R2 माइनस R1 आया, यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, या तो यहीं पर माइनस कर दीजिए, अगर यहाँ पे माइनस कर दोगे तो फिर आपका ये डायरेक्शन निकल आएगा किसका, ये दिस माइनस इसका नेगेटिव कर दोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। या फिर आप इसमें ये कर दीजिए कि यहाँ पे क्योंकि आपको इस बार क्या करना है, 1 पे 2 की वजह से निकालना है, तो 1 पे 2 की वजह से निकालना, R12 कर दीजिए डिवाइड बाय R12, ओके। ये क्या है, तो ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये यूनिट वेक्टर निकल आया, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, 1 2 का, तो दैट इज इक्वल टू R12 डिवाइड बाय R12, ये इसका वेक्टर है, ये वाला, यहाँ से ये वाला वेक्टर, और इसके बाद इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, ये निकल आया, राइट। तो यहाँ से एक को दोनों तरफ से निकाल सकते हो, करेक्ट। अब यही सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, तो बहुत आसानी से आप देख सकते हो, जो मैंने बोला था आपको कि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, वो चीजें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, करेक्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप जान लीजिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत आसानी हो जाएगा, और इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास होना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप ये करते हो, इसके बारे में पढ़ते हो, तो और भी जैसे जो जानकारियाँ होती है तो आपको आसानी रहती है इसको समझने में। देखिए, तो पहला मैंने आपको बता दिया कि फोर्स जो है, फोर्स कैसे लगेगा और फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज इसमें देखिए, सबसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये फोर्स, तो चलिए फोर्स आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये तो फोर्स हो गया, राइट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो है ना, ये बेसिकली सेंट्रल फोर्स है, इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ये सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है भाई, सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है कि ये जो है ना लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है, दो चार्जेस है Q1 और Q2, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, इसके अलोंग फोर्स लगाएगा, ठीक है। और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग। अगर
अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, कुछ भी हो, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही फोर्स लगेगा, राइट। तो ये सपोज करके एक और यहाँ पे चार्ज मैं Q3 रख देता, Q3, तो ये फोर्स जो लगेगा इनके बीच में लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही लगेगा, ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये भी इसका इस तरफ रिपेल करेगा, राइट। तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही लगेगा। अगर पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन रिपल्सन आप समझ सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी के करस्पॉन्डिंग। लेकिन आप देखोगे इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगेगा, और इसके अलॉन्ग जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, वो इन दोनों के बीच में, तो इनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगेगा। मतलब ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट ये है कि ये कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि इस फील्ड के अंदर काम करने में, इस फोर्स की वजह से जो काम होता है, या जो फोर्स की वजह से जो वर्क जो होता है वो लॉस नहीं होता है। ऐसे बोल सकते हो कि वो हीट के रूप में डिसिपेट नहीं होता है, या ऐसे बोल सकते हो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी वो इस फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उससे वापस पहले वाले फॉर्म में ये आ सकता है। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसके बाद क्या है, तो देखिए ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है, वो फोर्स जो है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी फोर्स इस फॉर्मूले में अगर लिख सकते हो आप, तो उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आप ऐसे कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, क्या मतलब है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे दे रखा है सेकेंड वाला पॉइंट, वो ये है, ये चीज बेसिकली यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, जो अभी बता रहा हूँ मैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब कि यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, मतलब इसका देखिए, दिस इज द, यहाँ पे लिखा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्या मतलब इसका, मतलब ये है, बहुत सिंपल सा मतलब है इसका, कि अगर एक चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर मुझे फोर्स निकालना है इन सब की वजह से, इसकी वजह से भी निकालना है, इसकी वजह से निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे, इसकी वजह से फोर्स निकाल दिया और इसकी वजह से भी फोर्स निकाल दिया, ठीक है। ये दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। मतलब कि F नेट जो होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, F1 प्लस F2। ओके, F1 प्लस यहाँ पे है दे रखा है, F1 पे 3 की वजह से, 1 पे 2 की वजह से, 1 पे 2 की वजह से, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो बाकी सारे चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है वो इंडिविजुअल हर किसी की वजह से जो लग रहा है उसका वेक्टर सम होगा। आएगा समझ में। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक से ज्यादा चार्ज है, तो मतलब बोलने का कि अगर सपोज करिए कि एक चार्ज यहाँ पे है Q1, ओके, और यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, और यहाँ पे Q4 है, ओके, और ये फोर्सेस अगर इस तरह से है, तो इसमें फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, ठीक है। तो ये आएगा कौन सा, F1, ये आएगा F2, ये आएगा F3। ओके, वेक्टर, सारे वेक्टर फोर्स तो वेक्टर होते हैं, तो जो आपको रिजल्टेंट फोर्स आएगा इसके ऊपर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इन तीनों का वेक्टर सम होगा, यानी कि F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ये वेक्टर सम होगा तीनों फोर्सेस का। यही चीज बोला जाता है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके।